जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि आपको यह पता लग जाए कि आने वाला समय किस चीज का है, भविष्य में क्या चीज चलेगी, भविष्य कैसा रहने वाला है, आने वाले 100, 200, 500, 1000 साल तक यह दुनिया किस चीज को फॉलो करेगी, इस संसार के अंदर लोगों की प्राथमिकता क्या रहेगी, सामाजिक ताना बाना किस तरह का रहेगा, सरकारों की प्राथमिकता क्या रहेगी, विश्व की प्राथमिकता क्या रहेगी, हमारी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र क्या रहेगा, अगर ये सब चीज आपको पहले से पता हो तो क्या आप भविष्य के अंदर अपने आप को बहुत मजबूत नहीं कर पाएंगे? आप 100% अपने आप को मजबूत जरूर कर पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? वो कौन से संकेत हैं जो हमें समझने चाहिए, जो हमें भविष्य की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसका यदि हम अनुसरण करें तो 100% हम उस सही मार्ग का चयन करेंगे जो मार्ग भविष्य की ओर जा रहा है। अगर आपको मेरी ये सब बातें समझ आ रही हैं तो वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहिए। दर्शकों, एक बात को हम सबसे पहले समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर आज तक जब भी कोई लड़ाई हुई है वो वर्चस्व की लड़ाई हुई है। यानी कौन इस दुनिया पर अपना आधिपत्य रख पाएगा, लड़ाई इस चीज की होती है। अधिकारों की होती है, संपन्नता की होती है, संसाधनों की होती है। इतिहास के अंदर जितने भी उदाहरण हम देखेंगे वहां कहीं ना कहीं संपत्ति, अधिकार, ताकत, इन्हीं चीजों को लेकर के लड़ाई हुई है। लेकिन हम ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ इस चीज को समझते हैं कि जब राजाओं का शासन था तो एक ही तरीका था कि जिस राज्य को आपको जीतना है आप उस पर आक्रमण करें, उस राजा को हरा दें, वो पूरा राज्य आपका हो जाएगा। वहां की प्रजा, वहां के संसाधन सब कुछ आपके होंगे, वो राज्य आपकी सीमा का हिस्सा होगा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसके अंदर एक दुविधा थी। दुविधा यह थी कि आपको सामने वाले राज्य को जीतना है तो आपके पास संसाधन, ताकत भी चाहिए, आपको युद्ध लड़ना पड़ता है, आपके पास युद्ध कौशल होना चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और उसके पश्चात जब आप उस राज्य को जीत लेते हैं तो उसके बाद उसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को भी मजबूत करने के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और कहीं ना कहीं इसके परिणाम व्यक्ति के स्वयं के लिए यानी उस राज्य के लिए भी कई बार नकारात्मक जरूर होते हैं। और इसकी एक लिमिटेशन भी है कि आप एक निर्धारित समय में एक निर्धारित सीमा को ही जीत सकते हैं, आप पूरी दुनिया को नहीं जीत सकते। तो जब एक ऐसी परिस्थिति आई कि जहां पर युद्ध नहीं लड़े जा सकते, यानी कि सिकंदर जो महान था, जो पूरे विश्व को जीतने चला था, लेकिन जब पूरे विश्व को जीतने का उसका ये सफर अधूरा रह गया तो बुद्धिजीवी वर्ग के दिमाग के अंदर एक उपज पैदा होती है कि अगर पूरी दुनिया को जीतना है तो ताकत का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो एक सोच डेवलप होती है कि अगर हम अपने संसाधनों को पूरी दुनिया के अंदर फैला दें तो हम व्यापार के जरिए इतना पैसा कमा सकते हैं और उन देशों को भी हम गुलाम बना सकते हैं जिससे हम आर्थिक संपन्नता को प्राप्त जरूर कर लेंगे। और एक नया कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है और वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। यानी अब लड़ाई राज्य को जीतने की नहीं थी, जनता को जीतने की नहीं थी, पैसे को लूटने की नहीं थी, अब लड़ाई वर्चस्व की थी। यानी पूरे विश्व के अंदर आप अपना व्यापार करें और उस व्यापार के जरिए आप पैसा भी कमाएं, आपके राज्य की सीमाएं भी बढ़े
और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी ना आए। यानी आपको केवल आर्थिक तौर पर फायदा होगा, बाकी किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। और यही कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इस इंडिया कंपनी ने बहुत थोड़े समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सीमाएं बढ़ी लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं। वहां से जितना पैसा वो कमा सकते थे कमाया, उन्हें गुलामों की तरह रखा और अपने आप को संपन्न करते चले गए। ये बात कुछ और लोगों के भी समझ में आई, इसलिए फ्रांस ने भी और भी कई राष्ट्र थे, उन्होंने भी इस प्रक्रिया को अपनाना शुरू किया और लगभग पूरा विश्व ही कुछ देशों के अधीन हो गया। लेकिन यह समय भी काफी लंबे समय तक नहीं चला। वहां की जनता को भी चीज समझ में आने लगी, विद्रोह होने लगे। और जब वो देश जितने ज्यादा संपन्न थे वो सब कंगाली के दौर में आने लगे और लगने लगा कि अब ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गए हैं, एसेट्स हमारे लिए अब नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे उन देशों को आजाद करने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। फिर उसके बाद एक लोकतंत्र की स्थापना होती है और पूरे विश्व के अंदर एक बात आती है कि अब लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। जब बात लोकतंत्र की आती है तो फिर पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होती है और इस लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही फिर बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट आता है कि अब हम अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाएं। तो यहां पर दौड़ शुरू होती है संसाधनों पर अपने अधिकारों की। कोई पेट्रोलियम पर अपना अधिकार कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पर अपना अधिकार कर रहा है, कोई स्पेस पर अपना अधिकार कर रहा है, कोई किसी तरह से। यानी हर देश किसी ऐसे संसाधन पर अपना एकाधिकार चाहता है जिससे वो पूरे विश्व को अपने उंगलियों पर नचा सके। वो दौर भी आपको याद होगा जब रशिया और अमेरिका के अंदर स्पेस की दौड़ शुरू हुई थी। कौन अंतरिक्ष के अंदर जाएगा, कौन अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। और वो दौड़ हमने देखी 1920 से लेकर 1960 तक का जो दौर था, 1970 तक का भी, उसमें बहुत सारे स्पेस के मिशन लॉन्च हुए और हम सब वो कहानियां जानते हैं। यानी आधुनिकता की एक ऐसी दौड़ शुरू हुई, संसाधनों पर एकाधिकार की ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसने अमेरिका को सर्वेसर्वा बना दिया। यानी आर्थिक तौर पर अमेरिका का डॉलर पूरे विश्व के अंदर राज कर रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में नासा को हम ले सकते हैं, उनके स्पेस प्रोग्राम को हम देख रहे हैं। डॉलर अपनी जगह मजबूत है, इन्वेंशन उनके यहां होते हैं। यानी इतने सारे पेटेंट उन्होंने अपने नाम से करा लिया जैसे इस दुनिया को नए रास्ता दिखाने का काम उन्होंने ही किया है। यानी बिजली का आविष्कार किसने किया, मोबाइल का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया, ग्रेविटी की खोज किसने की। यानी इतने सारे इन्वेंशन होने लगे, यानी संसाधनों की एक दौड़ शुरू हुई। और आज हम उसी पीक पर पहुंच चुके हैं जहां संसाधन पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। अब संसाधनों की दौड़ बेमानी हो चुकी है। यानी पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के ऊपर एकाधिकार किसका है, ये सब जानते हैं। इंटरनेट कैसे काम करेगा उस पर एकाधिकार, स्पेस के अंदर एकाधिकार, स्पेक्ट्रम, हर चीज का हमने बंटवारा पूरी दुनिया में देख लिया है। अब इससे आगे की दौड़ उनके लिए फायदेमंद नहीं है और आगे की दौड़ को यदि हमें कंटिन्यू करना है तो कुछ नया कॉन्सेप्ट तो लाना ही पड़ेगा। और आप देखिए दर्शकों कि जब भी ऐसा दौर आता है जब जिस संसाधन को लेकर के आप चल रहे हैं उसके पीक पर पहुंचते हैं, यानी ताकत के बल पर दुनिया पर शासन करने का वो पीक था सिकंदर का समय। संसाधनों के द्वारा पूरे दुनिया पर आधिपत्य स्थापित करने का पीक था ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना वर्चस्व। और संसाधनों के द्वारा यानी कि इस धरती के ऊपर स्थापित संसाधनों के ऊपर अपना कंट्रोल, एकाधिकार, जिससे हम पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में कर सके, तो उसका पीक है
2023 जहां हर चीज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ चुकी है, नया बांटने के लिए अब कुछ भी नहीं है। ऐसे में यहां पर एक नई दौड़ शुरू होती है और हर दौड़ से पहले कुछ क्रांतिकारी कदम जरूर उठते हैं, और ये जो कदम उठते हैं ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए यहां से जो आगे की दौड़ है वो संसाधनों की नहीं होगी, क्योंकि वो तो बढ़ चुके हैं। यहां से आगे की जो दौड़ होगी वो होगी उस चीज की जिसे अभी तक हमने नजरअंदाज किया है, यानी ऐसी चीज जो भविष्य के अंदर बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, जिसमें अगले 200-500 साल तक कोई कंपटीशन नहीं है, जिसके लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं है, और जब तक लोगों को समझ आएगा कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो चुकी होगी, अब ऐसी ही किसी दौर की तलाश बुद्धिजीवियों ने करना आरंभ कर दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार जो हो रही है वो ये कि इस बार जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यानी जो पूरी दुनिया पर एकाधिकार करने की सोच रखता है, तो वो देश है भारत। भारत क्यों है और कैसे वो पूरी दुनिया पर एकाधिकार करेगा, इसको समझाने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। इस पूरी दुनिया के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ताकत, मैन पावर इस समय पर भारत के पास है, यानी हम विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र बन चुके हैं। जनसंख्या के मामले में हम चाइना को पछाड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा युवा, औसत की हम बात करें आयु की, तो भारत है। ऐसे में हमारे पास ऐसा क्या है कि हम पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं? अगर बात हो कि आपके पास क्या इतना पैसा है, तो वो हमारे पास नहीं है। क्या हमारे पास ऐसे संसाधन है? वो भी नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारी सोच, हमारा आध्यात्म और हमारी संस्कृति। अब ये तीन चीज ऐसी है जो पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो किसी के पास भी नहीं है। इस्लाम के पास नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास तो 2000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अगर हम मिशनरी की बात करें, ईसाईयत की बात करें, तो उनका भी इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। 2000 साल, 2023 ज्यादा से ज्यादा बात करें तो आप 2050 मान लीजिए, उससे पहले से इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन भारत की संस्कृति तो हजारों साल पुरानी है। अगर अब हम एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर लेकर आ रहे हैं कि बाहर की दौड़ तो बहुत हो चुकी, आओ अब एक दौड़ शुरू करते हैं इंसान के आंतरिक ताकत की, इंसान की बुद्धि के विकास की, मानव के विकास की, संस्कृति के विकास की, सभ्यता के विकास की, अच्छे सोच के विकास की। ऐसी यात्रा जिसमें कंपटीशन यदि होगा तो बहुत हेल्दी होगा, कोई नकली प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं आ सकता और आप कोई शॉर्ट टर्म भी नहीं अपना सकते। और उसकी शुरुआत भी बहुत पहले से हो चुकी है, ध्यान, मुद्रा, योग और आयुर्वेद। यानी कि आज दुनिया धीरे धीरे उस रास्ते पर आ रही है जहां हम इंसान को हेल्दी रखने के लिए किसी ऐसे रास्ते की तलाश करेंगे जहां कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो हमारे सामने एक विकल्प आएगा, आयुर्वेद। हम ऐसे संसाधन की तलाश करें जहां इंसान शांति से रहे, सद्भावना से रहे, तो वहां आएगा हिंदू संस्कृति, हमारा योग, हमारा ध्यान मुद्रा। हम बात करें किसी ऐसी चीज की जहां पर हम ईश्वरीय शक्ति को अपने तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो वहां आएगा आध्यात्म, हमारा यज्ञ, हमारे मंत्र शक्तियां, वहां ये काम आएगी।
जहां हम बात करना चाहें संसार को एक अच्छा समाज देने की, तो भारतीय संस्कृति उसमें अपना अग्रणी रोल निभाएगी। यानी कि सारी की सारी बातें आने वाले समय के अंदर, भविष्य के अंदर जिस चीज को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा रही है, वो सारे संसाधन हमारे भारत के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर कूट कूट के भरे हैं। हमें तो केवल दुनिया को एक विकल्प देना है कि जो समस्या आपकी है, उस समस्या का समाधान दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। और हमसे समाधान चाहिए तो आपको हमारे पैरामीटर फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास आपकी हर समस्या का समाधान है, चाहे फिर वो पर्यावरण हो, चाहे फिर वो हमारी गिरती हुई मानव मूल्य हो, या फिर हमारे दुनिया के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशानी हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, यानी हर तरह की समस्या जो इस समय पर पूरे विश्व को परेशान कर रही है, उस हर समस्या का समाधान हमारे पास है। बस आपको अपनी सोच के अंदर हमारी संस्कृति को इन्वॉल्व करना है, फिर देखिए दुनिया कैसे बदलती है। ये बात हम लगभग दुनिया को समझाने में कामयाब हो चुके हैं। और ऐसे में यदि दुनिया ने इस ऑप्शन को स्वीकार कर लिया, तो भारत आने वाले 1000 साल तक इस दुनिया पर राज करेगा, और ये होगा ही होगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले 1000 साल के अंदर जैसे जैसे जो परिवर्तन आए, उनके संदर्भ में आपको पूरा प्रमाण दिया है। हम आधुनिकता की दौड़ को पूरा कर चुके हैं, बाहरी विकास की दौड़ को हम बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। अब भीतर की यात्रा शुरू होने वाली है, और भीतर की यात्रा के अंदर अगर कोई पूरे विश्व को मार्ग दिखाएगा तो केवल और केवल भारत है, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर देव, दानव, प्रकृति, ईश्वर, मानवता, पशु, हर चीज का इतना सटीक वर्णन है कि दुनिया की शायद ही कोई ऐसी समस्या होगी जिसका समाधान भारत की संस्कृति में ना हो, हिंदू संस्कृति में ना हो, हमारी सभ्यता में ना हो। इसीलिए दर्शकों, आने वाला समय भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हर उस कार्य का है जो पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकता है। और दर्शकों, ये जो मैंने वीडियो बनाया, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आज आपको अपने विजन को बहुत बड़ा करके ये वीडियो देखना पड़ेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को 2 से 3 बार, 4 बार देखिए, आपको शायद 5-6 बार देखने के बाद पूरा वीडियो आपको समझ आएगा। क्योंकि एक मानव की प्रकृति होती है कि जब हम कोई बात सुनते हैं तो हमारा दिमाग कुछ चीजों को विजुलाइज करना शुरू कर देता है, लेकिन जब हम उसी चीज को 3-4-5 बार देखते हैं तो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज विजुलाइज होती है, तो हमें उस चीज के अंदर बहुत गहराई नजर आती है। इसीलिए वीडियो एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको आपको 4 से 5 बार तो देखना पड़ेगा। इसीलिए दर्शकों, आने वाला भविष्य कंप्यूटर साइंस का नहीं है, मानव साइंस का है, भीतरी यात्रा का है, आत्मा के अध्ययन का है, मानव उत्थान का है, योग का है, आयुर्वेद का है, पराविद्याओं का है, ज्योतिष का है, वास्तु का है, राजनीति के अंदर भी श्रेष्ठ राजनीति का है। इसीलिए अगर वो विजन आप देख पा रहे हैं तो आप भविष्य के विनर जरूर हैं, क्योंकि अगले 1000 साल तक के लिए जो तैयारी अभी हो रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विजन को देख चुके हैं, और इस विजन को देखने के बाद ही उन्होंने अपना कार्य भी आरंभ कर दिया है। और जब ये पूरी दुनिया अगले 3 से 4 साल के अंदर उस ओर मुड़ चुकी होगी, तो एक दौड़ शुरू होगी इस दुनिया के अंदर उस रास्ते पर चलने की। लेकिन जो पहले ही आगे निकल चुके हैं, वो रेस में हमेशा आगे रहेंगे। इसीलिए दर्शकों, अपने विजन को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। वर्तमान में बन रहे छोटे मोटे योग को लेकर के विचलित मत होइए।
प्रकृति ने बहुत बड़े बदलाव की एक रूपरेखा तय की है और उसमें अग्रणी भूमिका भारत को और भारत की संस्कृति को मिली है। इसीलिए जो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं उन्हें एक दूसरे को कोसने दीजिए। भारत के भविष्य के लिए जो जरूरी है कुदरत ने व्यवस्था कर ली है। जिसको जहां होना चाहिए वहां वो बैठा है और भारत के विकास की यात्रा तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। अब तो हमें केवल छोटी छोटी पिक्चर नजर आने लगी है, बड़ी पिक्चर तो बहुत जल्द दिखने वाली है। इसलिए दर्शकों, एक विजन मैंने आपको दिया है कि आने वाला समय भीतर की यात्रा का, मानव विकास का, मानव की सभ्यता का, उसके विकास के क्रम का, एक ऐसे विकास के क्रम का है जिसके अंदर आपको स्वयं को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अपने अंदर योग्यता लाने के लिए आपको कुछ नियम कायदों को फॉलो करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको मोबाइल खरीदना है, आपके पास पैसे नहीं तो पापा से जिद करके ले लिया, अपने मम्मी से जिद करके ले लिया, नहीं तो कहीं से चुरा लिया, किसी से मांग लिया, कोई व्यवस्था कर ली, किसी भी तरह से अपनी व्यवस्था कर ली और मोबाइल हाथ में आ गया और हम उसके आनंद ले रहे हैं, चाहे हम उसकी योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। कि आने वाले समय के अंदर जिस चीज का विकास होगा वो होगा आपकी आंतरिक विकास की यात्रा का। आप ज्ञान किसी का चुरा नहीं सकते, आप योग्यता किसी की चुरा नहीं सकते, आप किसी के स्वभाव, किसी की संस्कृति, उसका अच्छापन, उसके अंदर के अच्छे विचार, इनको आप चुरा नहीं सकते। इसके लिए तो आपको स्वयं को अपने अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए एक ऐसा फेयर कंपटीशन होगा भविष्य के अंदर जिसमें अच्छे लोगों का बोलबाला होगा, अच्छी संस्कृति का बोलबाला होगा, दुराचारी, पापाचारी और कट्टरपंथी विचारधारा का सफाया होगा। इसीलिए दर्शकों, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आज मैंने आपको जो वीडियो दिया है, अमूमन बहुत लंबा मैं वीडियो नहीं देता हूं, लेकिन आज का वीडियो लंबा है, लेकिन बात ऐसी है जो आपको समझनी पड़ेगी। और इस वीडियो को यदि वायरल कर सकते हो तो जरूर कर देना, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ये मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो होगा जिसमें मैंने कोई बात कही है तो ईश्वरीय शक्ति के आदेश से कही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।